नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जुबैर, ज़हीर किधर है? पुलिस स्टेशन में कदम रखते ही उसने सबसे पहले ज़हीर का पूछा। मैडम वो आज छुट्टी पे है, आप मुझे बता दें जो भी काम है। सईद ने एहतरामन कहा। ओके, ये लो इस लॉकेट के फिंगरप्रिंट्स निकलवाओ और जितनी जल्दी हो सके ये काम हो जाए। ओके मैडम, हो जाएगा। वो कहते ही वहाँ से उठ गया और लेकर अपनी वही खास फाइल ढूंढने लग पड़ी जो उसे ज़हीर को दी थी कैबिनेट में रखने के लिए। फाइल किधर गई? इधर आओ सब लोग और ये बताओ इस कैबिनेट में फाइल थी किधर गई? मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रही हूँ। उन्हें खामोश पाकर वो फिर से बोली। मैडम, हमें बस इतना पता है कि कल ज़हीर इस फाइल को लेके बैठा हुआ था और फिर कुछ ही देर में वो यहाँ से चला गया और आज भी बिना बताए छुट्टी पे है। ओके जाओ तुम लोग। वो इन सबको भेजकर सर थाम कर बैठ गई और इस सोच में मज़ीद परेशान हुई कि क्या वाकई ज़हीर ही वो शख्स है जिसने मेरे साथ गद्दारी की, मेरा यकीन तोड़ा और आज फाइल लेके भाग गया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें ज़हीर। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि सईद की आवाज़ पे एकदम उसने उसकी तरफ खुद को मतवज्जो किया। मैडम ये देख लें, ये 2 फिंगरप्रिंट्स निकले हैं, एक मिस जुनैरा दिलावर का और एक चमन दीन का। उसके बताने की देर थी कि लड़का को लगा उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। तुमने सही से इन्वेस्टिगेशन की है ना? जी मैडम। ओके जाओ तुम। उसने जाने का इशारा करके चमन दीन के मुतालिक सोचना शुरू किया। अच्छा, तो ये है वो सांप जो डैडी का ही नमक खाकर उनकी ही थाली में छेद करता रहा और वो इस शख्स पर आंखें बंद करके यकीन करते रहे बिना कुछ सोचे समझे कि वो शख्स एतबार के काबिल भी है या नहीं। धोखेबाज लोगों से तो मुझे बचपन से ही नफरत है, लेकिन अब इसका खेल खत्म। वो टेबल पर गुस्से से हाथ मारते हुए चीखी। क्या बात है डार्लिंग, आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी, क्या करती रहती हो वहाँ? वो उसे आज पहले दिन काफी लेट आने की वजह पूछने लगा, जिस पर वो बात बदल गई। था कुछ काम इसलिए, और वैसे भी तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हेलो डार्लिंग, ये मत भूलो कि बीवी हो मेरी, और तुम कहाँ जाती हो, कब जाती हो, कब आती हो, सबका पूछना मेरा हक है। सो अब जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह बता दो, नहीं तो क्या? उसकी बात काटते ही वो बोल पड़ी। यही कि तुम्हारी ये नौकरी खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में देखते हुए यकीन से बोला, जिस पर वो चुप हो गई। वो जानती थी वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ, डर गई? वो उसके ऐन सामने आ गया। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मिस्टर वचान कि लड़का किसी से नहीं डरती। वो बिना उसकी तरफ देखकर बोली। मानो या ना मानो डार्लिंग, तुम डरती तो हो मुझसे। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, उसने एकदम उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जब मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ वो और करीब आया, और जब मैं तुम्हें देखता हूँ, वो उसकी तरफ कदम बढ़ाकर बोल रहा था, जिस पर वाकई लेका की धड़की धड़कनें जैसे रुकने लगी। उसने आंखें बंद कर दी और वजदान के सीने पे अपना हाथ रखकर उसे वहीं रोक दिया। रुक जाओ और दूर रहो मुझसे, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। ना ना डार्लिंग, ये तो ना कहो, क्योंकि बात तो तुम्हें करना ही पड़ेगी, नहीं तो मेरा दिल कैसे लगेगा? तुम्हें तंग करके ही तो चैन मिलता है, तुम्हें बेसुकून करके। हुफ, दिल को जो सुकून मिलता है ना, तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। वो शरारत से उसकी तरफ झुककर धीरे धीरे बोल रहा था, जबकि लड़का को उसकी हरकतें आज कुछ अजीब लग रही थी। उसने उसे जोर से धक्का दिया और खुद से दूर किया। दूसरों को बेसुकून करके तुम्हें कितना मजा आता है ना? तो एक बात याद रखो मिस्टर वजान, काबे के चक्कर काट लेने से लोगों का दिए हुए चक्कर खत्म नहीं होते, वो पलट कर आते हैं, क्योंकि इंसान जो करता है वो भरता है। और कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोच लेना, ये दुनिया मगाफाते अमल है। वो उसे वार्न कर रही थी, जबकि वो उल्टा उसी की बात पर भटक गया। अच्छा, तो जरा ये बताओ डार्लिंग, खावंद के क्या हकूक हैं जो बीवी पे फर्ज हैं? वो कहते ही मुस्कुराया और सीधा बेड पर गिर गया और साथ उसे भी अपने ऊपर गिरा लिया। वो उसकी जुल्फें उसके चेहरे से हटा रहा था कि उसने एक झटके से उसका हाथ झटका और उठ खड़ी हुई। तुम्हें तो अल्लाह ही पूछे, वो गुस्से से कहती और पांव पटकती हुई सोफे पे बैठ गई और वो दिल पे हाथ रखे एक लंबा सांस लेकर उसे देखने लगा। कैसा है मेरा शेर? आज इतने दिनों बाद मैं कैसे याद आ गया? आज काफी दिनों बाद दोनों बाप बेटा इकट्ठे बैठे थे, जिस पर दिलावर बेटे से शिकायत करने लगा। डैड, आपको तो पता है कि दोनों ऑफिस के काम मुझे ही देखना होते हैं और दूसरे ऑफिस में अंकल अब्बास पे भी कड़ी नजर रखना होती है। मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। उसकी बात पर दिलावर काफी हैरान हुआ। क्या मतलब बेटा, मैं समझा नहीं। डैड, समझ तो अभी मुझे भी ठीक से नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत जल्द इसके इरादे पता चल जाएंगे, क्योंकि इतना तो मुझे पता है वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। खैर आप फिक्र ना करें, मैं सब देख लूंगा। आपको तो पता है हर काम मेरे लिए यूं चुटकियों में होता है। वो दिलावर का हाथ थाम कर उसे यकीन दिलाते हुए बोला, जिस पर दिलावर ने बेटे को गले लगाया। और डैड, ये दादो और पप्पो सुबह से नजर नहीं आई, किधर हैं? रात को भी इनसे बात नहीं हो पाती और सुबह भी ऐसे ही ऑफिस। दिलावर की माँ भी नाराज होंगी। वो बाजार गई हुई है बेटा। दादो तो कभी बाजार नहीं गई, यहाँ शॉपिंग करने किस खुशी में चली गई? खैर तो है डैड। वो उसकी बात पे खूब हंसा। मेरे शेर, ये बात तो तुम अपनी दादो से ही पूछना। वो मुस्कुराते हुए उसके खांधे पे थपकी देकर वहां से उठ गया, जबकि वजदान उधर ही सोफे पर ढह गया।
किधर हो ज़हीर? कॉल पिक होते ही उसने फ़ौरन से उससे सवाल किया। मैडम मैं थोड़ा बिज़ी था इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं आ पाया। ओके, लेकिन मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, कल मिलो मुझसे। लेका अपना शक दूर करना चाहती थी। ओके मैडम, मैं कल मिलता हूँ, उसने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया जबकि लेका का शक बढ़ता ही जा रहा था। उसने फ़ोन रखा और जाकर सीधा बेड पर लेट गई और लेटते ही कुछ ही पल में नींद की वादियों में खो गई। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसे गहरी नींद आ गई। ये गहरी नींद में ही थी जब वो घर आया और आते ही उसे बेड पर बेसुध पड़ा देखकर मुस्कुराया और चलता हुआ उसके करीब आया और उसके चेहरे पे आई जुल्फों को अपने चेहरे से हटा दिया और कुछ देर यूं ही उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे देखता रहा। वो सोई हुई कितनी प्यारी लग रही थी। वजदान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे इस पल उस पर बेपनाह प्यार आया। उसे देखते हुए उसने उस पर झुककर पेशानी पर बोसा दिया कि उसी पल वो एकदम से हिली और वजदान उठकर फौरन खड़ा हुआ और खुद कपड़े चेंज करने चला गया। जबकि लेका तब तक उठ चुकी थी, वो खुद को बेड पर देखकर हड़बड़ा कर उठी, जिस पर वजदान ने उसे मुस्कुरा के देखा। मैं यहाँ कैसे? मेरा मतलब बेड पे? वो हैरान थी, उसे वाकई याद नहीं था। अब मैंने तो तुम्हें उठा के बेड पर नहीं लिटाया, तुम खुद अपनी मर्जी से यहाँ लेटी हो और वैसे अगर तुम चाहो तो लेट सकती हो इस बेड पर। वो उसके करीब आ चुका था जबकि वो उसी पल वहां से उठ गई। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, मर्जी है तुम्हारी, मैं तो मज़े से सोता हूँ। तुम्हारे ख्वाब और मैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस जगह तुम यानी मिसेस वजदान दिलावर होगी। उफ, क्या दिन होगा, क्या मौसम होगा और पता नहीं क्या कुछ। उसने सरहाने को बाजुओं में लेते हुए दबोचते हुए कहा, जिस पर वो शर्म से लाल हो गई। बदतमीज, वो फकत इतना ही कह पाई, जिस पर वो खुल के मुस्कुरा दिया और उसे आंख मारते हुए लेट गया जबकि वो सोफे पर बैठकर गुस्से से उसे देखने लगी और ये सोचने लगी कि कल ज़हीर से सब कुछ कैसे उगलवाना है। ज़हीर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जो भी बात है सच बताओ। बताओ किसके लिए काम करते हो? उसे मुसलसल खामोश पाकर लेका चीखी। मैडम मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लालच दिया गया और मैं लालची हो गया, उसकी बातों में आ गया। मैडम मुझे माफ़ कर दें। वो हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था जबकि लेका का सब्र का पैमाना टूट चुका था। बकवास बंद करो और बताओ किसकी बातों में आए थे तुम? मेरे साथ गद्दारी करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई, बेहया? लेका उसका गिरेबान पकड़कर चीख उठी। मैडम वो चमनदीन ने, उसने पैसे दिए थे मुझे कि इस केस की सबसे खास फाइल इधर से गायब कर दूं। मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी जॉब से ही मेरा घर चलता है। मैडम मुझे माफ़ कर दें। वो गड़बड़ा रहा था कि आखिर लेका को इस पर तरस आ गया। ओके ठीक है, माफ़ किया, लेकिन याद रखना लेका सिर्फ एक बार माफ़ करती है, बार बार नहीं। और अब चमनदीन के मुताल्लिक सबकी सब डिटेल मुझे चाहिए आज ही। वो उसके केस को आखिर बंद क्यों करवाना चाहता था? ओके मैडम, आज ही आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। वो बात मुकम्मल करते ही लेका के इशारे पर वहां से चला गया और वो यही सोच रही थी कि आखिर चमनदीन क्यों इस केस को बंद करवाने के पीछे पड़ा है। उसका क्या ताल्लुक है इस केस से? दादो, आपको हमेशा की तरह याद था। उसने जुबैदा बेगम के हाथ से अपना गिफ्ट लेते हुए उन्हें मोहब्बत से गले लगा लिया। हाँ मेरे लाडले, सब याद था। मेरे पोते की सालगिरह थी और मैं भूल जाती? ये कैसे हो सकता था? अच्छा, तो सब पार्टी आपने ही अरेंज की? वाह दादू, क्या चॉइस है आपकी, सबकी सब डेकोरेशन जबरदस्त। और क्या लग रही हैं आप, माशाल्लाह दादो। अगर आज दादा होते ना तो निसार हो जाते आप पर। वो शरारत से दादो को तंग कर रहा था, जिस पर सब खुल के मुस्कुराए। चल शरीर कहीं का, दादो को ऐसी बातें करते हैं भला? अपनी बीवी से करो ऐसी बातें। उसके साथ खड़ी लेका की तरफ इशारा करते हुए बोली कि लेका एकदम से सब मेहमानों में घबरा गई। अरे दादो, मेरी बीवी तो मुझे देखती भी नहीं, पूछ ले इससे क्यों? डार्लिंग, सही कहा ना? वजदान ने उसे आंख मारते हुए कहा, जिस पर लेका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर नज़रें झुका गई। अच्छा तो आप केक वेक कट कर लें लाडले, जल्दी करो। जुबैदा बेगम ने उसे केक काटने का इशारा किया। वजदान ने एक हाथ लेका का पकड़ा और फौरन केक कट कर दिया। फिर एक साथ अनगिनत आवाज़ें गूंजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट होने के बाद भी उसने लेका का हाथ नहीं छोड़ा और एक हाथ से केक उसके मुंह में डाला, जिस पर लेका को मजीद गुस्सा आया। फुप्पो, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा म्यूजिक भी होना चाहिए? उसने अदीबा की तरफ मुस्कुराते हुए इशारा किया। हाँ मेरे बच्चे, जो मेरा बच्चा चाहे। उसने भी वजदान की हाँ में हाँ मिलाई, जिस पर लेका थोड़ी और नर्वस हुई। फिर कुछ ही लम्हों में म्यूजिक शुरू हो चुका था। वो लेका की तरफ बढ़ा और उसके आगे झुककर अपना हाथ बढ़ाया। डार्लिंग, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? यकीनन करोगी, है ना डार्लिंग? उसका हाथ खुद ही पकड़कर स्टेज पर ले गया। चारों तरफ तालियां शुरू हो चुकी थी जबकि लेका अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, नहीं आता मुझे ये डांस वांस, और तुम्हारे साथ तो कभी नहीं। छोड़ो मेरा हाथ। वो गुस्से से लाल हो रही थी जब जुबैदा बेगम की आवाज़ पे उसे हारना ही पड़ा। बेटा, इतने प्यार से कह रहा है मेरा पोता, मान जाओ, कर लो थोड़ा डांस। उसने एक निगाह वजदान की तरफ उठाई ही थी कि फौरन वजदान ने उसे कमर से पकड़कर करीब कर लिया और एक हाथ में उसका हाथ था, यानी कपल डांस कर रहा था। वो कभी उसकी जुल्फों पे फूंक मारता, कभी उसके गाल पे अपनी गाल टच करता, जिस पे लेका काफ़ी नर्वस हो रही थी। कुछ ही देर बाद सब मेहमान जा चुके थे और लेका उसे खा जाने वाली नज़रों से देखकर कमरे में भाग गई। बात सुनो, वो आईने के सामने खड़ी होकर अपना झुमका उतारने ही वाली थी जब वजदान फौरन चल के उसके पीछे खड़ा हो गया। आज तो तुम कमाल लग रही थी। उफ, दिल चाह रहा था कि इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, लेका ने उसकी बात काट दी। तुम्हारा जो दिल चाह रहा था उसे इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, समझे?
तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो ये रिश्ता अगर निभा रही हो तो अपने बाबा की वजह से सिर्फ, नहीं तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुकी होती। बंद करो अपनी बकवास। उसने एकदम से अपनी उंगली उठाकर उसके होंठों पर रख दी। मुझे छोड़ने के ख्वाब देखना बंद करो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, ये बात अलग है, हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमारे दरमियान सिर्फ दूरियां हैं जिन्हें तुम खत्म कर सकती हो डार्लिंग। वो उसके चेहरे पर झुककर धीरे से बोल रहा था, जबकि वो उसकी इस हरकत पर फट पड़ी। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते हो। ये प्यार व्यार तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम सिर्फ जिस्म के पुजारी हो, पता नहीं किस किस के साथ। बस अगर एक लफ्ज़ भी और तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम सोच भी नहीं सकती जो मैं अब कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। इससे पहले कि लड़का और कुछ कहती, वजदान का भारी हाथ उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गया और उसने शदीद गुस्से की हालत में उसे गर्दन से पकड़कर अपने और करीब किया। अगर मुझे जिस्म की तलाश होती मिस लेका, तो तुम क्या, तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां मेरे आगे पीछे होती। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे गंदे दिमाग की सोच से कहीं ज्यादा साफ है। मुझे अपने इस बात से एहसास हो रहा है अब तुम्हें तुम्हारी हद में रखना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम ये सब कर सकती हो तो इस हद तक तुम बिगड़ती ना। अगर मैं तुम्हें हद में रखता तो तुम्हें तो किसी बात का भी इंसान का मान रखना ही नहीं आता। ना तो वफाओं का, ना एहसास का, ना रिश्तों का, ना लिहाज है तुम्हें कोई। खुद को बदल दो इससे पहले कि वजदान खुद को बदल दे। आज तक तुम्हें मैंने ऐसे ही छोड़ा है तो इसका मतलब मेरा दिल साफ है। वो चीखा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, नहीं तो अब क्या क्या कर लिया मैंने होता तुम्हारे साथ। उसने एकदम से उसे खुद से दूर धकेला और खुद बड़े बड़े ढक भरता कमरे से बाहर निकल गया। जबकि लेका आज उसे यूं तकलीफ में देकर हैरान रह गई। शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। जो भी है, लेकिन ये भी सच है कि उसने मुझे तंग तो बहुत किया लेकिन कभी गलत नहीं किया। हालांकि उसे पूरा हक है, मैं बीवी हूँ उसकी। हाँ, मानती हूँ उसने मुझे बहुत तंग किया, लेकिन उसने कभी मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचाया। तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। शायद वो मुझसे ज्यादा वाकई मोहब्बत करता है। उसने खुद ही खुद को जवाब भी दे दिया। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? या अल्लाह, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बाहर लॉन में बैठी वजदान के मुतल्लिक ही सोच रही थी कि उसी पल अरसम की कॉल आ गई। हाँ बोलो अरसम, कैसे हो? उसने थकी हुई आवाज़ में पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? उसकी उदासी आवाज़ पे वो कुछ जानने की कोशिश करने लगा। हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम सुनाओ, मामा और बाबा कैसे हैं? वो अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे हैं। वो अक्सर आपका और माँ पारा का जिक्र करते रहते हैं। आगे मिल जाइएगा। इस दिन भी आप बस कुछ ही देर के लिए आई थी और फौरन चली गई। किसी दिन आए, कहीं बाहर चलेंगे, घूमने फिरेंगे सब लोग। वो उसे बार बार आने पर फोर्स कर रहा था, जिस पर उसने आने का वादा किया और फिर कुछ ही इधर उधर की बातें करके कॉल बंद कर दी। डैडी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी बेटा बोलो। वो दिलावर के कमरे में उनके ऐन सामने बैठ गई। डैडी, आप चमनदीन के मुतल्लिक क्या क्या जानते हैं? उसने मुसलसल दिलावर की तरफ देखते हुए पूछा। जैसे? फिर वो बोल उठा फौरन। बेटा, वो मेरा सबसे खास मुलाजिम है, मुझे उस पर बहुत भरोसा है। वैसे बेटा, तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? खैर तो है ना? वो हैरान हुआ। डैडी, ये चमनदीन ही मामा का कातिल है। धोखा देता रहा आपको, गद्दार है ये। आपको पता ही नहीं चला कि आपके ये वफादार गुलाम की जगह एक जहरीला सांप आपने पाला हुआ है। वो उन्हें गुस्से से बता रही थी, जबकि दिलावर के पाँव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। वो फटी आंखों से लेका को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसा हो चुका है डैडी जी, वो आपको धोखा आज से बहुत साल पहले दे चुका है। ये देखें उसके फिंगरप्रिंट्स जो हमें इस लॉकेट से मिले हैं, और मेरा एक खास सिपाही जहीर भी उसके साथ मिला हुआ था। उसने अपनी गलती मान ली है और उसके मुतल्लिक सब सच सच बता दिया है। अब वक्त आ चुका है उसे उसकी औकात दिखाने का। आए मेरे साथ। वो दिलावर को लेकर कुछ ही देर में चमनदीन के घर पर खड़ी थी। चमनदीन, यू आर अंडर अरेस्ट। अलेका उसके ऐन सामने खड़ी थी, जबकि चमनदीन को लगा उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। मैंने क्या किया है? मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? साईं दिलावर को पता चला तो बहुत बुरा होगा। छोटी बीबी, छोड़ दे मुझे। इससे पहले कि लड़का कुछ कहती, पीछे से दिलावर की कहर बरसाती निगाहें चमनदीन को घूरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। बुरा तो अब तेरे साथ होगा घटिया गुलाम, मेरा ही नमक खाकर मेरे ही साथ गद्दारी। फिर कुछ ही पल में एक जोरदार थप्पड़ चमनदीन के मुंह पे निशान छोड़ गया। ले जाओ इसे यहाँ से, मुझे एक पल भी इसे बर्दाश्त नहीं करना। वो उसकी तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ गए, जबकि लड़का उसे गिरफ्तार कर चुकी थी और दिलावर के कहने पे 2 मिनट में गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बेगम साहिबा का कत्ल नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जाने दो। वो मुसलसल जोर जोर से बोल रहा था, जब लड़का की आवाज़ पे फौरन चुप हो गया। तुम्हारा नहीं कसूर तो क्या तुम्हारे बाप का है? सच सच बताओ, क्या किया तुमने ये सब, और क्यों किया, और इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? बताओ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ चमनदीन। उसे खामोश पाकर फिर से चीखी।
बताता हूँ। ये सच है कि ये सब मैंने ही किया है। ये सब अब्बास साहब ने करवाया। मैं नहीं जानता कैसे, क्यों, कौन कौन अब्बास? फौरन बोली। दिलावर साईं का दोस्त, जो बड़ी बेगम साहबा का बिजनेस देख रहे हैं, उन्होंने ये सब करवाया। लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका साथ दिया। वो मुश्किल से फूलते हुए सांस के साथ बोला, मैं ये सब कैसे मानूं कि तुमने कत्ल नहीं किया? फिर ये तुम्हारा लॉकेट मामा के हाथ में कैसे आया? क्या ये लॉकेट झूठ है? इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स झूठ है? नहीं, ये सच है, ये लॉकेट मेरा है। लेकिन जब मुझे कमरे में भेजा गया तब तक बड़ी बेगम और बाबर का कत्ल हो चुका था और मुझे बड़ी बेगम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा गया था। और जब मैं कमरे में पहुंचा तो वहां बेगम साहिबा अभी सांस ले रही थी। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, तब उन्होंने मेरा लॉकेट पकड़ लिया और वो वहीं दम तोड़ गई। लेकिन मुझसे ये काम ना हो सका और ऊपर से दिलावर साईं आ गए और मुझे भागना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा लॉकेट बेगम साहिबा के हाथ में रह गया। वो सारी बात बताकर नजरें झुकाकर बैठा रहा, लेकिन लेका की परेशानी बढ़ती गई। मतलब अभी भी असल कातिल नहीं पकड़ा गया और असल कातिल डैडी का दोस्त है। ओह नो! ये तो और भी खतरनाक बात है। मुझे जल्दी ही डैडी से बात करना होगी। वो उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। किसे ढूंढ रही हो? उसे एकदम खराते, चारों तरफ नजर दौड़ाते देखकर वजदान ने ना चाहते हुए भी पूछ लिया, डैडी किधर है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। जो भी बताना है मुझे बता दो, मैं बता दूंगा उन्हें। वो अभी घर पर नहीं है। वो सोफे पर लेटते हुए कदरे संजीदगी से बोला, जैसे लेका ने भी नोट किया। ये बात मैं सिर्फ उनसे कर सकती हूँ। वो बात मुकम्मल करके मुड़ी ही थी कि वजदान ने फिर रोक दिया। मैंने कहा ना मुझे बता दो। इस घर में हर बात सबसे पहले मुझे बताई जाती है। जल्दी करो। मुझे बाबर केस के मुतालिक बाबा से कुछ बात करनी थी। वो ना चाहते हुए भी उसे बताने लगी। शायद उसे उस पर यकीन आ रहा था। बाबर कौन? वो हैरान हुआ, क्योंकि वो तब बहुत छोटा था। उसे बाबर के मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। डैडी जी का ड्राइवर है और उसका आज से कुछ साल पहले कत्ल हुआ था। उसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो बात खत्म करना चाह रही थी, जबकि वो उसकी बात की तह में जाना चाहता था। तो इस केस का मेरे डैड से क्या ताल्लुक? वैसे भी इस वक्त तो मेरी मामा का कत्ल हुआ था। मुझे याद है, मैं छोटा था, बहुत छोटा। किसी ने मेरी मामा का कत्ल कर दिया। तुम्हें पता है ना कौन है वो? बताओ मुझे। तुम्हें सब पता है कौन है वो, मेरी मामा का कातिल। वो पागलों की तरह या फिर किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। वो साकत खड़ी उसे देखती रही कि एक ही पल में वो बच्चों की तरह रो दिया। मेरी मामा को मार दिया, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। बताओ कौन है मुझे वो एक ही बात बार बार पूछे जा रहा था, जिस पर वो एकदम से बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। उसने आज पहली बार वजदान को यूं बच्चों की तरह रोते हुए जुनूनी सा देखा। वो उसकी बात का जवाब देते ही कमरे में चली गई। उसे न जाने क्यों आज वजदान का दुख बांटने का दिल चाह रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मुझे उससे मोहब्बत? नहीं, मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, और खासकर वजदान से तो कभी नहीं। बहुत कलामी करने लगी। अस्सलामुअलैकुम, कब आए तुम लोग? वो अपने सामने आयश और माँ पारा को देखकर खिल उठी। बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। माँ पारा ने उसे गले लगाया। अच्छा, तो भाभी मेरा यार नहीं नजर आ रहा, किधर है वो? आयश चारों तरफ नजर दौड़ाकर पूछ रहा था। इससे पहले कि लेका कुछ कहती, वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये देख जिगर, इधर हूँ तेरे सामने। वैसे भी तू लोगों से ना पूछा कर मेरे बारे में, इन्हें क्या पता। लेका को लगा शायद वो उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कुछ चिताने की भी कोशिश कर रहा है। भाई वजदान, ये क्या बात हुई भला? लेका लोग थोड़ी है, बीवी है आपकी। माँ पारा ने बात संभाली। हाँ साली साहिबा, हमें तो याद है, लेकिन आपकी बहन से जरूर पूछ लो कि उसे याद है कि नहीं। वो लेका की तरफ इशारा करते हुए पूछ रहा था, जबकि लेका अंदर ही अंदर नदामत से कलती जा रही थी। कैसा है जिगर, आज कैसे याद आ गई तुझे? क्या काम है? वजदान ने आयश को तंग करना चाहा, जिस पर वो चिढ़ गया। यार तुझे क्या लगता है मुझे तुझसे काम होगा तभी याद करूंगा तुझे? अरे नहीं जिगर, मैं तो तुझे तंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ना वजी, आज तो तूने वाकई ही मेरा दिल तोड़ दिया है यार। वो दुखी अंदाज में खोया हुआ, जिस पर वजदान फौरन उठकर अपने जान से ज्यादा अजीज दोस्त की तरफ बढ़ा और उसे सीने से लगा लिया। अरे मेरे जिगर के टोटे, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तू तो भाई है मेरा साले, फिर भी ऐसे छोटी छोटी बातों पे बच्चों की तरह रूठ जाता है। तेरी हर बात चुभती है मुझे। आज के बाद ऐसा बोला तो फिर जान ले लूंगा तेरी, याद रखना। वो उसे उंगली दिखाते हुए वार्न कर रहा था, जिस पर माँ पारा और लेका हल्का सा मुस्कुराई। मैं भी तेरी जान ले लूंगा, याद रखना। वो उसकी बात पर बाजू फैलाकर बोला, जब उसी लम्हे आयश को शरारत सूदी। ना बाबा ना, जान तू तो भाभी की है, कहीं वो मुझे कच्चा ही ना चबा जाए। आयश की इस बात पर सब ही सिवाय लेका और वजदान के जैसे हंसने लगे। इन दोनों ने भी इसको नोट किया। किसी को मेरे मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं तो हूँ ही फ्लर्ट, गंदा, नफ्स का मरीज वगैरह वगैरह। आंखों में आए गुस्से को छुपाते हुए उस दिन वाली बातें दोहरा रहा था जो लेका ने उसके दिल पर तीर की तरह निशाना बांध कर लगाई थी। अरे कौन है वो जालिम जो मेरे जिगर को ये इल्जाम दे रहा है? आयश फट से बोला, जिस पर लेका ने उठ जाना ही मुनासिब समझा। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वो मुश्किल बोलकर वहां से उठ गई। शायद अब उसे वाकई ही अपनी गलती पर शर्मिंदगी हो रही थी।
हाँ बोलो बेटा, क्या बना? वो अपने कमरे में वसीओ अरीज खूबसूरत सोफे पर विराजमान लेका से मुखातिब थे। डैडी, मैं जो आपको अब कहना चाह रही हूँ वो कोई मामूली बात नहीं है। इसमें आपको मेरा पूरा साथ देना होगा। वो दिलावर के सामने बैठते हुए कदरे एतमाद से बोल रही थी, जबकि वो उसकी हर बात पे सर हिला रहा था। जी बेटा, तुम बोलो, क्या बात है? डैडी, असल में कातिल चमन दीन नहीं है। क्या मतलब? तो फिर कौन है? वो हैरान हुआ। कोई सबूत तो नहीं हमारे पास, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि बहुत जल्द सबूत भी मिल जाएंगे। और चमनदीन ने जिस शख्स का नाम लिया है वो कोई और नहीं, आपका ख़ास दोस्त अब्बास है। वो बात मुकम्मल कर चुकी थी जबकि दिलावर को लगा जैसे हर कोई उस पर बम गिरा रहा है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।